तो मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, जो बेसिक एग्जांपल थे वो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जैसे कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कम्यूट मैट्रिक्स का कैसे हेल्प ले सकते हैं, ये सब बातें हम कर रहे थे। आज आगे अपन थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ध्यान से आप इनको सुनना, इनमें कन्फ्यूजन बहुत है। आप इनको ध्यान से सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगी, और लाइन टू लाइन याद करोगे तो ही आपको मतलब क्वेश्चन में उनको अप्लाई कर पाओगे, वरना कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। क्या क्या है देखिए, अगर मैं नोट लगा के बात बोलूं, पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे, ये बोल दे कि सर ए बी जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, कोई आपसे बोले कि सर ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा 2-3 बातें हमने इसके बारे में करी थी। तो पहली बात हमने ये करी थी कि सर ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों या तो ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो हमने क्या करी थी, इसका मतलब नहीं होता है कि या तो आइदर ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो का मतलब यहां पे हमेशा नल मैट्रिक्स होगा। तो हमने आपको एग्जांपल भी बताया था कि ऐसी भी मैट्रिक्स होती हैं जो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी मल्टीप्लाई करने के बाद नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। दूसरी बात, इफ ए बी अगर जीरो है, नल मैट्रिक्स है, एंड, ठीक है, एंड ए बी अगर नल मैट्रिक्स है और ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ये याद रखना आपको, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब समझ गए होंगे, नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हो गया कि ए बी का मल्टीप्लाई किया तो नल मैट्रिक्स आ गया, बट जो ए मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर थी, तो देन बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना, बी का जो वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स होगा। शॉर्ट में कैसे याद रखोगे कि अगर ए बी जो है वो जीरो आपको पहले से आ गया है और ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो दूसरी बच गई बी बच गई, बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ए बी का मल्टीप्लाई जीरो नहीं आ सकता, नल मैट्रिक्स नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको ए बी इज इक्वल्स टू जीरो है दे रखा है और ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट नल मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, मस्ट बी जीरो। मतलब ए और बी दोनों को ही फिर सिंगुलर होना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के 3 बातें मैं बताने वाला हूं। इन सब का 3 बातों का जो निचोड़ है वो क्या है, पहली बात तो ये कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि या तो ए नल मैट्रिक्स होगी या तो बी नल मैट्रिक्स होगी, खत्म हो गई। अब उल्टा बोलता हूं, मतलब ए और बी 2 मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर थी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं था, तो ए बी को जीरो लाने के लिए बी वाली मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर कोई भी दोनों में से एक का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो दूसरे वाली पूरी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और अगर पहले का भी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, दूसरी का भी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, मतलब दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो फिर उनका मल्टीप्लाई, वो दोनों नल मैट्रिक्स ना हो तो भी उनका मल्टीप्लाई जीरो आ सकता है, नल मैट्रिक्स आ सकता है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ये बहुत जगह पे काम आएगी। ये जब क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स नहीं दी होगी, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये दोनों बातें काम आएंगी। उसके बाद एक अपना पॉइंट आता है जो है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अलग से, ठीक है, अलग से एक टाइप होता है। वैसे तो जैसे कि आप बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल भी आती हैं, स्केलर भी आती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आती है, अपर ट्रायंगुलर भी आती है, लोअर ट्रायंगुलर भी आती है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में आती हैं। बट इनके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो क्या नाम है और कैसे नाम है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या नाम है देखिए, पहला पार्ट होता है आइडेम्पोटेंट।
मैट्रिक्स। ठीक है, पहले टाइप की मैट्रिक्स होती है आइडेम्पोटेंट। ठीक है, एक बार के लिए डिटेल में हम इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी बात मैं इनके बारे में बता देता हूं। इसका मतलब होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब भी ए स्क्वायर का वैल्यू ए आ जाए, वापस से ए स्क्वायर का वैल्यू ए आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर किया वापस से ए आ गई तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरी होती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब भी ए स्क्वायर का वैल्यू आई आ जाए, जब भी ए स्क्वायर आप करो, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये सारी की सारी, कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया, वापस से आई आ गया, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरी पीरियोडिक मैट्रिक्स। अच्छा, पीरियोडिक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि सर ए की कोई एक फिक्स पावर हमने करी m+1 तो वो वापस से ए आ गई, ए की पावर मैंने m+1 करी तो वापस से क्या आ गई, ए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। वही फंक्शन में जो पीरियड हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि f(t+x) करा तो वापस से fx आ गया, तो मतलब t उसका टाइम पीरियड होगा और इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो फोर्थ होती है निलपोटेंट। ये नाम थोड़े से हार्ड है लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे याद हो गए हैं, अभी मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं। तो आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, पीरियोडिक और निलपोटेंट। निलपोटेंट का मतलब क्या होता है, ए की पावर m जो है वो आ जाए 0, ए की पावर m 0 आ जाए, तो 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आई बात। तो 4 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, इनके बारे में हम और अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे याद रखोगे, ए स्क्वायर का वैल्यू ए आए तो क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर का वैल्यू आई आए तो बोलते हैं इन्वोल्यूटरी। पीरियोडिक के बारे में आप पहले से जानते हैं कि सर ए की पावर कोई भी हो, जैसे कि 5, ए की पावर 5 है तो वो फिर से कितनी आ गई, ए। कई बार हमने किया ए की पावर 7 किया तो फिर से ए आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। और अगर कोई पावर करें, ए की पावर मान लीजिए स्क्वायर किया 0 नहीं आया, क्यूब किया 0 नहीं आया, ए की पावर 4 किया वो मान लीजिए 0 आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, और इनको कैसे हम पढ़ सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि ये देखो, सबसे पहले आइडेम्पोटेंट की हम बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई कि सर ए स्क्वायर का वैल्यू ए होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली। डिटर्मिनेंट वैल्यू तो ले सकते हैं दोनों साइड, तो मैंने क्या किया, लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू यहां पे ली, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की दोनों साइड डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली, तो ये हो गया ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, इधर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि फॉर्मूला ये होता है कि स्क्वायर अगर करें अपन मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट खुल जाता है ना, इस तरीके से ए बी का अगर डिटर्मिनेंट है तो वो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब ये जो पावर है उसको हम बाहर भेज सकते हैं, तो ये मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको इस साइड ले आए तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो बातें समझ में आई कि या तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए और या डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स मान लीजिए लिखी हुई थी और हमको पूछा गया आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना थोड़ा इजी होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 और 1 है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो 0 और 1 नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो आइडेम्पोटेंट तो कभी नहीं हो सकती। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, तो यहां से हमको बात पता चल गई कि जो मोड ए वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, तो मैंने एक बार के लिए लिखा कि लेट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स जो थी आपको दी हुई थी वो नॉन सिंगुलर थी। नॉन सिंगुलर का यही मतलब होता है, बार बार मैं ये वर्ड यूज करता रहता हूँ, नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी एक मैट्रिक्स थी, तो एक बात पक्की हो गई
भी दो ही तो चांसेस थे, या तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो आपने 0 के लिए मना कर दिया है, तो ओनली कौन सी होगी? 1, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर, अच्छा दूसरी बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, क्या कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो, मतलब जो आपकी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो, तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वही इन्वर्टिबल होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं उनका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्योंकि ये अपनी तो नॉन, अपने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि मोड ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर तो है, तो इन्वर्स तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को दिया हुआ था कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, मैंने क्या किया, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। दो टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो कि बाद में, मतलब आप इस ए स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करोगे या इसके ए स्क्वायर के बाद में मल्टीप्लाई करोगे, इससे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए दो टाइप के नाम होते हैं, एक तो होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, शायद आपको पहले से पता होगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और ए को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? यहां तक तो आपने पढ़ा होगा, ऐसी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो ए स्क्वायर को मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये फॉर्मूला तो आप पहले से ही जानते हो, कौन सा, कि सर ए इंटू ए इनवर्स तो हमेशा आई होता है। ये तो आप पहले से ही जानते हो, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए। इसके बारे में और फर्दर आगे जब हम बढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां से आपने क्या बोला कि सर इस ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए इंटू ए इनवर्स, और इधर से तो ए इंटू ए इनवर्स था जो आई बन गया। अब ये तो हो गया ए इंटू आई, और ये इधर भी कितना आ गया, आई। अब ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए ही आ जाता है, और ए को इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे सामने आई है। क्या इंपॉर्टेंट बात सामने आई? कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट होने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। उसको क्या बनना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे जो दो हमने केस बने हैं ना, उन दोनों केस में ये जो आपको दिख रहा है वन डिटर्मिनेंट वाला, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है, वो ओनली एक ही हो सकती है, वो क्या हो सकती है, आई है। इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, तो आपको बोला कि बताओ ये आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। आपसे पूछा गया कि भाई ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लेता हूं। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई 1, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आने के बाद क्या आपको अब चेक करना पड़ेगा क्या कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है कि नहीं है? आप बोलोगे सर नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी 1 आई है तो ऐसी तो एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर जो आप जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब तो साफ साफ इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। अगर कोई और मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ गया है, तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती है। आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, डेफिनेशन यही होती है, बट ट्रिक हम लगा के ये करे बिना ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस, अब हमको बोला गया कि भाई डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालिए, वो आगे 0। अब क्या आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, अब हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू वाली तो हजारों मैट्रिसेस हो सकती हैं जो आइडेम्पोटेंट हो। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़। तो मेरी तरफ से ये मैंने थोड़ी बात आपको समझा दी है, शायद आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये आइडेम्पोटेंट के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरी, इन्वोल्यूटरी के बारे में। ठीक है, कोई नई बात हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बस वही काम हम करते जाएंगे। भाई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो पहली बात तो हमको पता है कि भाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए आई। तो ये अगर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, मैट्रिक्स ए दे रखी होगी कोई भी, तो उसका स्क्वायर निकाल के आप देख सकते हो कि वो आई आया है कि नहीं आया है। अगर आई आया है तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है। अब आइडेम्पोटेंट की तरह ही हम थोड़ी सी देखेंगे कि क्या ट्रिक कोई हो सकती है क्या। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमने इधर निकाला, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि ए स्क्वायर यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 होता, आई का डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 ही होता ही है, हम जानते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपसे कोई एक मैट्रिक्स दे रखी थी और उस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला और वो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 आ गया, तो क्या वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो सकती है क्या? तो आप क्या बोलोगे, नहीं हो सकती सर। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए या तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आनी चाहिए या डिटरमिनेंट वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो ऐसा भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सब क्यों हमको एक्स्ट्रा में बता रहे हो, इतना सब हमको याद रखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ही लाइन याद कर लेते हैं कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो पहली बात, दो बातें हैं। पहली बात तो अगर याद तो आपको यही करना है, अगर आपको ये याद है तो ये तो आप 2 मिनट में निकाल ही सकते हो, कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी होगी तब तो ये चेक कर लोगे, बट मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको दे ही नहीं रखी है और ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 5 है। आपसे बोला जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 5 है, बताइए वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है, या ऑप्शन में दे रखा है कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो उस ऑप्शन को तो हम पहले ही कट कर देंगे ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू तो उसकी 5 हो जाए और वो इनवॉल्यूटरी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इनवॉल्यूटरी के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू को +-1 ही होना पड़ेगा। दूसरी बात, अब की बार एक बात पक्की होगी, ये नहीं लिखना पड़ेगा कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो। क्यों? क्योंकि एक बात तो पक्की होगी, जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर तो पक्की है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू उसका 0 नहीं आ रहा है। 0 आता तो हमको केस बनाने पड़ते, अभी तो हम डायरेक्टली इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो अगर इनवॉल्यूटरी का हमको इन्वर्स निकाल सकते हैं तो मैंने ए इन्वर्स से फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ए इंटू ए इन्वर्स और इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स। देख सकते हो आप, आई को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए इन्वर्स आता है। अच्छा, ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू तो आई आता है, तो ये आई आ गया और ये आ गया ए इन्वर्स। आई को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आ गया और इधर आ गया ए इन्वर्स। बस दोस्त, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यही सामने आती है। क्या सामने आती है कि सर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसी मैट्रिक्स जो खुद की ही इन्वर्स हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जो खुद की ही इन्वर्स हो, ऐसी मैट्रिसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिया गया कि सर एक ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ए आपको दे रखी थी, बोला गया इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो बताइए ए इन्वर्स कितना होगा, तो वापस से ए ही हो जाएगा। अगर ये बात आपको पता होगी तो आप आराम से बता सकते हो कि ए ही वापस उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे इन्वर्स पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी तो अच्छी ही बात है। समझ में आई बात आपको? तो ऐसे आपको काम करना है। तो ये इनवॉल्यूटरी के बारे में मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात करते हैं अपन पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये आ गई पीरियोडिक मैट्रिक्स। वो दे रखा था ए की पावर m+1 है, वो वापस से क्या आ जाना चाहिए। अच्छा, m+1 ना दे के ओनली m दे तो भी चलेगा, जरूरी थोड़ी अपन को m+1 ही दिया जाए। तो किसी ने बोला कि a की पावर 5 जो है, किसी ने बोला कि a की पावर 5 वो a आ गया वापस से। थोड़ी देर पहले हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, a की पावर 5 निकाला तो वापस से a आ जाएगा। a की पावर कुछ 70 निकाला था हमने, तो वो वापस से a ही आ गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स की बहुत खास बात होती है। क्या क्या खास बात होती है देखिए, फिर से a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से a से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, सबसे पहले तो मोड हम निकालते हैं, तो मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये मोड निकाल दिया अपन ने। चलिए दोनों साइड मोड लिया, तो ये आ गया m+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोड a। तो यहाँ से क्या मिला, मोड a की पावर m+1
इज इक्वल्स टू मोड ए। ठीक है, तो एक तो मोड ए कॉमन आ जाएगा, मोड ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से कितना मिला, मोड ए की पावर m -1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो या तो मोड ए की वैल्यू कितनी आएगी 0, और या फिर मोड ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, या फिर क्या आ सकती है -1। -1 भी कई बार आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू इवन है कि ओड है, वो तो हमको देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और -1 आ सकती है मोड की वैल्यू। क्लियर है? इसी तरीके से बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या था, a की पावर m इज इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ डिटरमिनेंट वैल्यू लिया, तो मोड a का वैल्यू डेफिनेटली कितना आ गया 0, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। नल मैट्रिक्स का जब मोड लेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब जब मोड a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाली भी हो सकती है, पीरियोडिक भी हो सकती है और आइडेम्पोटेंट भी हो सकती है, ये हमको आगे चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि अब मान लीजिए a की पावर 5 0 आ गया। एक बार मैंने आपसे पूछा कि भाई a की पावर 5 है वो 0 आ गया, अब a की पावर 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, वो भी 0, 7 निकालेंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करते जाइए दोनों साइड, तो इधर तो हमेशा नल मैट्रिक्स ही बनती जाएगी, उधर पावर बढ़ती जाएंगी। तो ये निलपोटेंट की खास बात होती है कि एक बार ये 0 बन गया उसके बाद हमेशा ये 0 बनता ही जाएगा, वो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये सब बातें हम करते हैं इन मैट्रिसेस के बारे में। चलिए एक आधा एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमसे पूछा गया कि सर बताओ ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है वो निलपोटेंट है कि नहीं है। निलपोटेंट मतलब सबसे लास्ट वाली। तो अब क्या करें, निलपोटेंट का वैसे तो मतलब क्या होता है सर, ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब, ए की पावर 4 ऐसे निकालते जाएं और देखें लास्ट में कि 0 कब आएगा। तो आप देख सकते हो तो इनफाइनाइट प्रोसेस है, पता नहीं कब वो 0 आए। लेकिन दूसरी कंडीशन उसमें ये थी, दूसरी बात ये थी कि सर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डेफिनेटली 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। तो अब एक काम करता हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू इधर से -9 इधर से -6, फिर -2 इंटू इधर से आ जाएगी 9 -6, और इधर से आ जाएगी +3 इंटू 3 इंटू किया तो कितना आ जाएगा 3 + 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है। तो ये कितना आ गया -14 15, और ये कितना आ जाएगा 9 में से 3 -6, और ये कितना आ जाएगा +18। तो ये तो 0 नहीं आया है, आप देख सकते हो ये तो 0 नहीं है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आप समझ गए निलपोटेंट तो नहीं हो सकती। ये सही है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स ये नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे में बोला गया कि एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 -2 -4 -1 3 4, और एक है 1 -2 -3। आपको बताना है कि ये आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है, ये आपको बताना। तो आइडेम्पोटेंट में भी यही है, या तो मोड की वैल्यू 0 या फिर मोड की वैल्यू 1। चलिए कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट किया, 2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा -9, इधर से कितना आ जाएगा +8, फिर +2 यहाँ से आ जाएगा +3, यहाँ से आ जाएगा -4, फिर -4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 -3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +4। तो कितना आंसर आ गया 0। बिल्कुल, मोड ए का वैल्यू कितना आ गया 0। मोड ए का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट हो सकती है, आगे चेक करना पड़ेगा। अगर मोड का वैल्यू 1 आ जाता तो तुरंत बोल देते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 वाली तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर का मोड 1 आ जाए तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी ही है, उसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं आ सकती। तो ये आइडेंटिटी नहीं थी इसलिए हम ना बोल सकते थे, लेकिन इसका तो मोड कितना आ गया 0, तो आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब मुझे ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो 2 -2 -4 -1 3 4 और -1 -2 -3। ठीक है, इसी का स्क्वायर करना है। तो पहले 2 -1 -1 2 -1 1, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, ओके ठीक है। हाँ, तो अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 4 + 2 -4। ठीक है, फिर दूसरे में आएगा -2 -3 +4, तीसरे में आएगा 2
और ये फिर आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा -3। पहला ये हो गया। दूसरा अपन रखेंगे -2 3 -2 -2 3 -2। दूसरा वाला जो ये कॉलम है उठा के यहाँ पे रखा, तो ये बन जाएगा आपका -4 -6 +8। फिर ये बनेगा +2 +9 और -8। फिर बनेगा आपका -2 -6 +6। ठीक है। तीसरा है -4 4 -3 -4 4 -3, यहाँ पे रखा। फिर से कैलकुलेशन, तो इधर से आ जाएगा -8, ये भी आ जाएगा -8, ये आ जाएगा +12। यहाँ से आपका मिला, ठीक है, ये मिलेगा आपका 4 + 12 -12। यहाँ से मिलेगा -4, ये मिलेगा -8 और ये मिलेगा +9। ठीक है। तो ये एक ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखते हैं ये ए के बराबर आता है। तो जैसे कि ये कटा 2 आ गया, काम ख़त्म। 2 यहाँ पर भी है। ठीक है। ये दोनों कटे, 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 और 8 16, 12 में 16 गया, -4 बचेगा, ये -4 है। ठीक है। तो आप देख सकते हो, कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि ये तो आएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, वापस से ए के ही इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब अपन को पता करना होता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। पहले से आपको दे रखा है कि ए और बी आइडेम्पोटेंट है, एंड इफ ए एंड बी आर commute then prove that AB is also आइडेम्पोटेंट। ये प्रूव करना है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी तो आइडेम्पोटेंट है, ये दे रखा है, और ए और बी कम्यूट है, ये भी दे रखा है। तो प्रूव करिए ए बी ऑल्सो आइडेम्पोटेंट होगी। मतलब क्या प्रूव करना है कि ए बी का जो होल स्क्वायर आएगा वो वापस से ए बी के बराबर ही आ जाएगा, ये हमको प्रूव करना है। और दिया हुआ क्या क्या है कि सर ए स्क्वायर ए के बराबर है, बी स्क्वायर बी के बराबर है, और ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल है। बस इसको ट्राई करना है। ठीक है। आप लोग करिए, ट्राई करिए। तो शायद आपने कर लिया होगा अब तक। तो यहां से आपने देखा भाई ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर का मतलब होगा ए बी इंटू ए बी। ये गलती से भी आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत लिख देना। अगर आप ए इंटू बी के होल स्क्वायर को अगर आप लिखते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वहीं आपने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता, पावर अंदर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ए बी इंटू ए बी। ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है। अब जो ये बीच में आपको दिख रहा है बी ए, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी ए की जगह पे आप ए बी लिख सकते हो। ये बी ए की जगह पे आपने क्या लिख दिया, ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा था ये तो कॉम्यूट है, कॉम्यूट है तो बी ए की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन अब क्या बन गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, और बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी। तो क्या आ गया, ए बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दे रखा है पहले से ही ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट है। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, इसका मतलब ए बी भी आइडेम्पोटेंट होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है कि कंडीशन बताइए, फाइंड कंडीशन इफ एक ए मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी माइनस ए इज इनवोल्यूटरी। तो आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है, तो क्या कंडीशन रहेगी ए बी सी पर। कोई बात नहीं, कर देते हैं सर 2 मिनट में, उसमें क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनवोल्यूटरी का मतलब याद होगा आपको। इनवोल्यूटरी का मतलब क्या था सर, मोड की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, प्लस और -1। एक तो ये थी, और दूसरी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आई कर देते हैं। तो ये मिल गया ए बी सी माइनस ए मल्टीप्लाई किया ए बी सी माइनस ए से। तो यहाँ से ए और सी रखा, तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से मिलेगा ए सी माइनस ए सी 0। ये तो 0 आ गई। और दूसरा मैंने कितना रखा है यहाँ पे, b माइनस ए।
तो यह आ जाएगा ए बी माइनस ए बी 0 और यहाँ से मिलेगा बी सी माइनस ए स्क्वायर यानी बी सी प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए 1001 के बराबर आनी चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो यही एक कंडीशन रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ही इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अभी अपना टाइम आता है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो मैं अभी क्वेश्चन ऑफ द डे लिख रहा हूँ, आप उनको नोट करना और सॉल्व करना। तो ये जो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यही दोनों क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले में आपको बताना है कि इन्वोल्यूटरी है कि नहीं है, दूसरे में आपको बताना है निलपोटेंट है कि नहीं है। तो यहाँ तक शायद सबको समझ में आया होगा ये निलपोटेंट क्या होते हैं। अगली क्लास में हम और आगे की बात करेंगे, ट्रांसपोज की बात अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है।